जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूं सूरत के सचिन विस्तार में। यहां पे गुजरात उत्तर भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह जी हैं। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने इस अध्यक्षता वाली फर्ज को किस तरह से निभाते हैं और कैसे लोगों की हेल्प कर पाते हैं। गुजरात उत्तर भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। सुना है कि आप लोगों की हर तरह की तकलीफें दूर करते हैं, तो आप अपने बारे में बताएंगे एक बार हमारे दर्शकों को कि आप कैसे किस तरह से यहाँ ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। जी, एक तो बात है आपकी कि हर तरह के तकलीफ़ें दूर करते हैं, तो ऐसा तो हम करते नहीं हैं। ऐसा यदि करने लगे तो इंसान भगवान हो जाए। नहीं भैया, जैसे कि लोगों को जो तकलीफें मीन्स एजुकेशन से हो गया या फिर नौकरी को लेके इस तरह की तकलीफें आप दूर करते हैं, ऐसा आपके बारे में बहुत सुना है। एक चीज़ है जो ईश्वर की कृपा है और आप लोगों को जो प्यार मिलती है लोगों को और बड़े बुजुर्गों को जो आशीर्वाद मिलती है, उसके तहत जितने अपने को जो ऊर्जा और शक्ति मिलती है, उस अनुसार जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो अपने नॉलेज में होते हैं, यदि अपने नॉलेज में किसी भी प्रकार के काम आता है उसको करने का जरूर प्रयास करते हैं और ऊपर वाला की कृपा से लगभग 80-90% वो सफल भी हो जाता है। भैया यहाँ पे जैसे प्रवासी रहते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, और ऐसा भी बहुत बार सुनने में आया है कि लोग यहाँ पे प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत अन्याय होता है, तो ये कहाँ तक सही है भैया, आप जरा बताइए इस चीज़ को। ना ना, ऐसा नहीं है। एक पूरे भारत देश में गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर स्टेट के लोग निवास करते हैं। सही बात। और खूब शांति वातावरण में यहाँ रहते हैं और यहाँ पर जितना खुशहाल रहते हैं, हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के किसी स्टेट में बाहर से लोग जाके बस के खुशहाल रहते होंगे। इसलिए कि हम देखे भी हैं, बहुत स्टेट की कहानी देखे हैं, लेकिन जो गुजरात में शांति है, जो लोगों को 2 पैसा कमाने का, अपना घर परिवार चलाने का यहाँ व्यवस्था है, वो लगभग हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है। सही बात है भैया। लेकिन आप जो लोगों की मदद करते हैं, सुनने में आया कि आप शिक्षा भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो लोग जो बहुत गरीब है, जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं, जो उन लोगों को भी आप शिक्षा एजुकेशन में कैसे मदद कर पाते हैं। देखिए, एक तो एजुकेशन यहाँ पर सरकारी व्यवस्था भी जो है ना, यदि सही में वीक व्यक्ति हैं, कोई फैमिली वीक है जी, तो यहाँ पर सरकारी व्यवस्था भी इतनी अच्छी है कि उसको सरकारी तरह से ले जाकर एडमिशन करा के उसको शिक्षित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आरोग्य। आरोग्य यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल है, सिविल है, सिमी मेर है, आप यहाँ पर चल के वहाँ का भ्रमण कीजिएगा। वो हॉस्पिटल में यदि किसी भी प्रकार के रोग यदि होते हैं जी, लेके जाते हैं, आपको निःशुल्क वहाँ पर दवाइयाँ मिलती है और होती भी है सारे ट्रीटमेंट। जैसे उदाहरण में एक बता देते हैं, हमारा एक अनुज है, ये WC बैठे हुए हैं जी, एक लड़की की, ये W की लड़की की ऐसी तबीयत खराब हुई कि 2 हॉस्पिटल में हम गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी, जी, एक जगह का कॉस्टिंग निकाले तो 7 से 8 लाख रुपया और एक जगह निकाले तो 8 से 9 लाख रुपया। अच्छा। उस रात को रिस्क लेके हम लोग लड़की को रखे और रख के दूसरे दिन सिमी मेर हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर मात्र 3500 रुपया में उस लड़की का ट्रीटमेंट हो गया और लड़की आज भी खूब बढ़िया है। ये है हमारा सूरत और गुजरात। सही। लेकिन भैया एक बात और सुनने में आता है कि जैसे यहाँ के अलग प्रांत के लोग अगर सिविल या सिमीवेर में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ पे उनकी सुनवाई हो नहीं पाती है। यदि नहीं सुनवाई होती है और आपको लगता है कि इनको नहीं सुनवाई होती है, तो हम तो कार्यरत रहते ही हैं। हमारे ऑफिस पर भी, जनसंपर्क कार्यालय पर भी आगे देखे होंगे बोर्ड मारा हुआ जी, है। जी, जी, और हमारा दोनों नंबर वहाँ लिखा हुआ है। जी। यहाँ से भी लोग फ़ोन करते हैं। यदि आपको भी दिखे तो हमारे नॉलेज में जरूर दीजिएगा, वहाँ पहुँच के उनका ट्रीटमेंट कराएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसके हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी काम हो और उनकी सुनवाई सिविल या सिमीवेर में नहीं हो, तो भैया के नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग जरूर कांटेक्ट करें। आप लोगों को हर तरह की सुविधा हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोवाइड करवाई जाएगी। दूसरी बात भैया, यहाँ पे जैसे प्रवासी मजदूर रहते हैं, तो सुनने में ऐसा आया है कि कभी कभी लोग यहाँ पे काम करने के बाद 10 दिन काम करवाते हैं, 15 दिन काम करवाते हैं और फिर उसको सैलरी रोक लेते हैं, देते नहीं है। वो लोग इतने गरीब होते हैं कि वो उनसे लड़ नहीं पाते हैं, फिर बेबस होते हैं। तो इनमें भी आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो वो कैसे करते हैं भैया, इनके लिए भी एक बार बताइए, क्योंकि इस तरह की बहुत केस अभी सामने आ रही है। देखिए, सीधी सी बात है कि ऐसी तो घटनाएं बहुत कम घटती है यहाँ पर,
और यदि घटती भी है तो अपने नॉलेज में आता है, तो हम लोग भी किसी से बात करते हैं तो उनका समस्या का समाधान हो ही जाता है। ऐसे यहाँ पर जो भी उद्योगपति हैं जी लगभग वो खुद इतने दानी हैं, जी इतने दानी हैं कि हम सूरत में देखते हैं कि सूरत अकेले पूरे हिंदुस्तान को सिखा सकता है कि दान और सेवा कैसे की जाती है। वो तो आप जो भैया कह रहे हो एकदम सही बात है। और रही बात उनकी सैलरी रोक दी जाती है, तो आपके भी नॉलेज में कहीं दिखे तो हमको ज़रूर बताइएगा। हमारे नॉलेज में कभी कभी आया होगा साल में 2-4 ऐसी घटनाएं, लेकिन यदि आपके भी नॉलेज में आता होगा तो ज़रूर बताइएगा। वहाँ फैक्ट्री पर जाके हम बात करके उनका पेमेंट कराने का जरूर प्रयास करेंगे। जी भैया, एक दूसरी बात और ये सुनने में आ रहा है कारीगरों द्वारा, जो कि समझिए कि अलग प्रांत से यहाँ पे रहने वाले हैं, कि वो उनकी जब सैलरी रोक दी जाती है तो वो यूनियन वालों के पास जाते हैं, और यूनियन वाले उसमें कैसे करते हैं, सैलरी ले लेते हैं और उनको वो पैसा देते नहीं और उनसे साइन ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। भैया, तो ऐसे कार्य के लिए और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग यूनियन पहले तो सुनने में आता था, अभी सुनने में बहुत कम आता है यूनियन सूरत के अंदर। पहले आज से 8 साल 10 साल पहले सुनने में बहुत आता था, लेकिन अभी यूनियन बहुत एक कम, यानी 5% 10% सुनने को आता है। इसलिए कि अभी क्या है कि सरकार एक नियम ला दी है जी कि जो भी वर्कर काम करते हैं जी उनका पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे दिया जाए। जी यदि अकाउंट में वो नहीं देते हैं जी तो साबित भी होता है कि इनका सैलरी ये नहीं दिए हैं। जी पहले क्या था कि चोपड़ा पर था, जी किसी को 2000 काट भी लिए कोई नहीं जानता है, किसी को 20 दिन का रोक लिए कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी क्या है, वहाँ भी ऑनलाइन है, सैलरी भी पक्के में देनी है। जी हाँ, ये गलती है कि ये जो चल रहे हैं आज के समय, जी तो हम एक अपना अनुभव बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री के अंदर यदि कोई बोलता है कि पीएफ काटना है हमको, जी तो हम अपने सारे भाइयों से भी ये अनुरोध करेंगे कि हर फैक्ट्री में अपना पीएफ और ईएसआई जरूर कराएं। जी वो यदि कोई भी मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं तो ना नहीं बोलें। जी पीएफ होता है तो एक तो आप साबित हो जाते हैं कि इस फैक्ट्री में काम करते हैं, जी उससे आपको फायदा है। लेकिन हमारे भाई बंधु जो है ना, उनको लगता है कि 800 रुपया काट लेंगे तो इससे कैसे हमारा कैसे काम चलेगा, तो उतना एडजस्ट करके उसको कटवा लेना चाहिए, ईएसआई बनवाना चाहिए। नहीं बनता है तो उसको हमारे पास भी शिकायत करना चाहिए, हम लोग भी बनवाएंगे चल के, ऐसा नहीं है, उनके लिए जरूर मेहनत करेंगे। लेकिन भैया, यहाँ पे जैसे डाइंग मिलों में बस सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम चलता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इतना चीज़ कारीगरों को बताते नहीं और कारीगरों को मालूम भी नहीं होता है। जब वो सालों साल काम करते हैं और उसके बाद जब उनकी सैलरी कट के मिलती है, तो ये इसके लिए भैया कुछ ना कुछ ये होना चाहिए, जो कारीगरों को ऐसा लगे कि हमने इतने दिन काम किया और लास्ट में जब साल के अंत में जो 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया वो लोग जमा रखते हैं, तो वो फिर पैसा वो कॉन्ट्रैक्टर अपने पास ही रख लेते हैं, कारीगर तक पहुंच नहीं पाता है। अभी प्रधानमंत्री की एक योजना थी हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के तरफ से कि हर लोग को 2 लाख का बीमा होनी चाहिए कम से कम। जी हमारे लेबर भी हैं, उनको 2 लाख का बीमा होना चाहिए। वो आप जो बोल रहे हैं सही है कि जानकारी नहीं होती है, नहीं कोई देता है। हम आज से 2 साल पहले 3 कैंप जीआईडीसी में किए हैं जी और तीनों कैंप में हमको लगता है कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों को बीमा करवाए हैं। हमारे पास डिटेल है, जी 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 ये कंप्यूटर में डाटा है उसका। अभी फिलहाल अभी 8 दिन पहले जी एक स्कीम आई, वो भी सरकारी स्कीम है, जी ये लेटर इधर ही पड़ा था, पीएम स्वनिधि योजना। जी इसमें लगभग 130-40 लोग को अभी हम 10-10 हज़ार रुपया माने फॉर्म भरवा के और बैंकों से लोन करवा के दिए। जो अपने भाई होते हैं, लारी गाला चलाते हैं, जी जी उनको 10-10 हज़ार रुपया दिलवाए। करीब 125 से प्लस हैं, 250 इससे पहले दिलवा चुके हैं इस योजना के तहत में। जी तो उससे क्या होता है कि कम से कम 500-400 घर के आपके द्वारा दाल रोटी तो चलने लगी, उनकी रोजगार तो चलने लगी। जी तो कुछ नहीं किए तो 400 घर के भला हुआ ना। जी जी सही तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम 4,000 घर के कर देंगे, जी लेकिन जितना ही होता है उतना कीजिए, जी। तो कुछ तो सही होगा। दूसरा एक और भैया, जैसे कि मैं कुछ कारीगरों से मिला और उनकी एक शिकायत थी कि बोले हम लोग जैसे कि अलग अलग प्रांत से यहाँ पे रहते हैं, हमारे घर में अगर कोई घटना हो जाता है, मेरे माँ मेरे बहन या किसी के साथ भी, तो हमको अगर यहाँ से यूपी बिहार उड़ीसा झारखंड कहीं पे भी अगर जाना हो तो हमको यहाँ से ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाती है। ऐसे स्थिति में हम बहुत मजबूर हो जाते हैं। तो भैया
ये जो परिस्थिति आती है, जैसे कि कोई घटना घट गई और उनको वहाँ घटना स्थल पे पहुंचने तक के लिए जो उनके, उसके लिए भैया क्या सुविधा है? देखिए, हम लोग रेलवे का यहाँ रेलवे कमेटी में भी हम हैं, सचिन स्टेशन जी। ठीक है। ऐसी यदि कोई चीज़ होती है तो हम लोग को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सी आर पाटिल साहब जी। उनके ऑफिस से हम लोग इमरजेंसी में लेटर लिखवा के उनके कोटे का जो होता है उसमें ज़रूर प्रयास करते हैं कि साहब ये व्यक्ति की इमरजेंसी है, एक लेटर लिख दीजिए, इनका टिकट कंफर्म हो जाए, और इसलिए कि इनके साथ ऐसी मजबूरी है। और वहाँ से जो भी जाता है उनको लेटर भी मिल जाता है और उनका टिकट भी कंफर्म हो जाता है, इमरजेंसी में वो निकल जाते हैं। कुल मिला के भैया आप लोग का जो काम है कि हर तरफ से हर तरह की सुविधाएं देते हैं, लेकिन लोगों तक मतलब पहुंच नहीं पाता, लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, जिस वजह से जैसे कि मैंने आपको बताया, सिविल से रिलेटेड बताया, टिकट नहीं हो पाता है। और ऐसे टिकट के जो बात है, जैसे हम बोले ना कि हमारे सांसद श्री के ऑफिस में जब जाते हैं तो वहाँ श्री छोटू भाई पाटिल साहब बैठे रहते हैं, वो रेलवे कमेटी नेशनल कमेटी में भी हैं, तो जो भी जाते हैं उनका हेल्प निश्चित रूप से वो करते हैं। और हम लोग को भी नॉलेज में जो आता है यहाँ से फ़ोन करके भेज ही देते हैं, साहब ऐसी बात है, थोड़ा सा जी देख लीजिएगा। छोटू भाई उनको जो भी है वो लेटर बना के या जैसे भी उनका टिकट बनवा के, जो भी उनके पास सिस्टम है, जो रेलवे से उनको अधिकार है, उतना करके जरूर उनको गाँव भेज देते हैं हम लोग। सर, आज स्वतंत्रता दिवस है, अवसर पे मैंने आपसे जो बात किया और आपसे जो बात करके मुझे जो लगा, आप अपने तरफ से आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए दर्शकों के कि आप क्या, कैसे, मतलब कहाँ से हैं आप, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे कितने दिन से हैं, और ये सब चीज़ की जो आपको उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मजदूर भाइयों के इसलिए बारे में हम आपको बताएं कि जब हम सूरत आए थे तो 70 रुपये की नौकरी करते ही थे, 12 घंटा। आप खुद? जी। और जब 12 घंटा नौकरी करते थे तो उस समय हम लोग सोचते थे कि ये 70 रुपया 210 रुपया कैसे होगा, 70 रुपया जी। तो हम लोग 36 घंटा लगातार काम करते थे जी, और जी। 12 घंटा गैप ले लेते थे। उसके बाद फिर 36, 48, 72 घंटा लगातार हम लोग काम किए हैं यहाँ पर। जी। हम लोग के ऊपर जो भी होंगे उनसे बोल के कि भाई चलो हमको नींद आ रही है, 1 घंटा केवल दे दो। 1 घंटा सो के 72 घंटा काम किए हैं हम लोग। तो हम लोग बिहार लगभग 1999 में छोड़े थे। अच्छा। और बिहार से रोहतास जिले से दिनारा थाना है हमारा जी। मेदिनीपुर पंचायत में एक छोटा सा बेन सागर गाँव है। जी। जी। वहाँ से निकल के हम लोग यहाँ पर आए थे, अपना दाल रोटी यहाँ पर स्टार्ट किए गुजरात में। जी। जी। और बहुत बढ़िया जगह मिली हम लोग के गुजरात कि हम लोग यहाँ सफल भी हुए। हम लोग ही नहीं, लाखों हजारों लोग सफल हुए। आज सूरत को खूबसूरत बनाने में जी। हमारे जितने बाहर से भाई आए हैं, अपना पसीना बहा के इसको खूब बढ़िया खूबसूरत बनाए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये 8 साल पहले एक मंच से बोले थे, BRC ग्राउंड के एक हम लोगों प्रोग्राम में। जी। जी भैया, आप बिहार से आकर यहाँ सूरत में जो कार्य किए हैं और जो आपने बताया कि 70 रुपया से आपकी स्टार्टिंग थी दहाड़ी और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो इसमें एकदम साफ ये है कि आप एक अच्छे इंसान के साथ साथ काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक बढ़े हैं। तो भैया, आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि आप जिस तरह से आज के युवा नौकरी रोजगार और इस तरह के लिए तरस रहे हैं, तो वो आपसे प्रेरित हो सके और उनको क्या करना चाहिए जो आगे बढ़ सके वो लोग? देखिए, आज के स्वतंत्रता दिवस पर तो पहले सबको बधाई देना चाहेंगे हम, और युवा वर्ग को यही कहना चाहेंगे कि जो चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वर्क में हो, चाहे जो जिस फील्ड में हो, एकदम ईमानदारी से मेहनत से कार्य करें, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। वो मेहनत करें, ऊपर वाला उनको सफलता निश्चित देगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अजीत सिंह भैया के साथ 20 साल से जुड़े हुए, तो आप जरा अपने तरफ से बताइए हमारे दर्शकों को कि अजीत भैया जो है ये कैसे इंसान है। अजीत भैया से जहाँ तक हमने जाना है, तो इनके लिए तो आप लोगों से एक बार हम सुनना चाहेंगे कि वाकई में अजीत सिंह जी जो बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ सूरत में आकर इतने लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, तो इसमें कितनी तथ्य है? ये 4 दिन पहले की एक बात है, एक आदमी आया था, वो पानी बेचारा बेचता है जी। उसके एक लड़के का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में उससे 10 लाख रुपया मांगे। जी।
तो उसके बाद वो रोते रोते ऑफिस पे आया, लड़के का बाप। 2 साल का लड़का है। जी जी। तो उसके बाद भैया का फ़ोन आया कि चलो इसको, मतलब भैया के पास आया तो भैया मेरे को फ़ोन किए कि चलो चल के देखते हैं, मतलब इतना उनका वो रहता है जी जी। गरीब के प्रति। तो गए हम लोग, तो फिर वहाँ जाके सिमिमेर में उसको खुद भर्ती करवाया अपने से वो भैया, और उसका इलाज चल रहा है। आज के डेट में लड़का एकदम ठीक है। अच्छा। अभी हॉस्पिटल में ही, अगर आप देखना चाहें तो वो जाके एकदम स्वस्थ हो गया। हाँ, तो स्वस्थ है, अभी भर्ती है, इलाज चल रहा है, लेकिन ठीक है मतलब पहले से। काम इलाज चल रहा है। हाँ, ठीक है। 4 दिन हुआ, जाके पता कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप बताइए, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप किस पर्पज से यहाँ बैठे हुए हैं? भाई वो बड़े भैया को प्रेम से मिलने के लिए आया। अच्छा, प्रेम से मिलने आए हाँ, हैं। मिलने आया। अच्छा, 15 अगस्त के अवसर पे। 15 अगस्त के शुभ अवसर पे आप मिलने आए। तो इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अजीत सिंह जी जो हैं यहाँ सूरत में रह के किस तरह का कार्य करते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और एक बिहार से आकर जो ये यहाँ सूरत में कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे टीम की तरफ से भैया को सैल्यूट है।